तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को। इससे पहले साइंस के 20 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ की रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस बैचेस में इनरोल नहीं हुए हैं सो जल्दी से इनरोल हो जाए, क्योंकि आपको इस बैचेस में सभी इस 02-2022 बैचेस के पीडीएफ और प्रीवियस बैचेस के भी सारे पीडीएफ्स और साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड नोट्स के पीडीएफ और आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के पीडीएफ आपको इस बैचेस में दिए जाएंगे। तो कैसे क्या करना है, आपको सिंपली चैनल पे जाना है। आपको जब जिस चैनल पे भी आप वीडियोस को देख रहे हैं उस चैनल पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही एक वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। यहाँ पे जो हम फर्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्त कहलाती है, यानी वैसा डिवाइस जो कि कन्वर्ट करे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, तो जो डिवाइस आपके साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है उसे माइक्रोफोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? माइक्रोफोन। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। देखिए, जिसके बारे में अधिक जानने की जरूरत होगी, जिसके बारे में आपको बताना होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, नहीं तो सिंपली आपको आंसर बताएंगे, आप आंसर सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि मड हाउस आर कूलर इन समर। मड हाउस आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउस बिकॉज। कहा जा रहा है कि जो ईंट के घर की तुलना में मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यानी आपका जो कीचड़ से यानी मड से बना हुआ जो आपका जिसे मिट्टी से बना हुआ जो घर होता है आपका, वो क्या होता है समर में यानी गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडा में क्या होता है वो वार्मर रहता है यानी आपका गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मड जो होता है वो आपका बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? मड जो होता है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर होता है और बैड कंडक्टर आपका हीट के कंपेरिजन में यहाँ बात किया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कंपेरिजन में तो बात नहीं किया जा रहा है ना, तो आपको सिंपल समझना है। तो मड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इस कारण से क्या होता है आपका गर्मियों के दिन में देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। टेम्परेचर आपको हमेशा पता है कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। गर्मी के दिन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अंदर का टेम्परेचर आपका कम होता है। गर्मी के दिन में ऐसा ही होता है ना, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा अंदर का टेम्परेचर कम। तो जब आपका मड जब क्या होगा आपका बैड कंडक्टर होगा हीट का, तो बाहर से टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देगा। सो इस कारण से आपका अंदर का घर जो रहेगा वो आपका ठंडा ठंडा रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार ठंडे के दिन में क्या होगा, ठंडे के दिन में क्या होता है अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है। तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट हमेशा ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ जाता है। और मड क्या होता है आपका फिर से आपका इंसुलेटर काम करेगा, यानी बैड कंडक्टर है, वो अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देगा। सो इस कारण से क्या होगा, बाहर आपका ज़्यादा ठंडा रहेगा और अंदर आपका गर्म रहेगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है मड के हाउस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल याद रखिएगा, मड इज़ बैड कंडक्टर। ये देखिए, हम आपको इतना इसके लिए बताते हैं, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर सिंपली आंसर बता के चले जाइए तो उससे डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि उससे डायरेक्टली तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन उससे कुछ फायदा होगा नहीं आपको, क्योंकि इतने ज़्यादा दिन तक आप इस क्वेश्चन को याद करके नहीं रख पाएगा। लेकिन आप जब रीजन जानिएगा, रीजन को अच्छे से समझिएगा, तब जाके आपको यह याद रहेगा। इस कारण से हम आपको रीजन देते हैं ताकि आप आंसर्स को याद करके रख सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रैक्टिस सेट्स को नहीं लिए हैं तो प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए, क्योंकि यही सही टाइम है अभी आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने का। आप ऐसा कभी नहीं सोचिए कि हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना सिलेबस या फिर पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तब प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। ऐसा सोचिएगा तो कभी आप प्रैक्टिस सेट्स को नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए या फिर आप पूरा उसको खत्म कर ले, आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कभी फीलिंग नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो अभी आपको बता रहे हैं कि अभी तक प्रैक्टिस सेट्स को नहीं लिए हैं तो जल्दी से प्रैक्टिस सेट्स को जरूर लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट्स के रिगार्डिंग बात करें तो आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। परीक्षा ऐप के लिंक पे डाउनलोड करके आप अपने लैंग्वेज को चुन लीजिएगा, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए। देन फिर आप अपने एग्जामिनेशन को चुनिएगा, डिफेंस एग्जामिनेशन का सेक्शन आप चुन लीजिएगा। देन फिर आपको एक इतना बड़ा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको तीसरे सेक्शन में आपको टेस्ट करके लिखा गया होगा, आप इस टेस्ट पे क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। कैसे लेना है आपको, जैसे ही टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से बैनर खुलेगा, वहाँ पे आपको लिखेगा डिफेंस पैकेज 1 पास करके। ठीक है, तो ये आपका डिफेंस पैकेज ऑल एग्जाम 1 पास 3 मंथ वैलिडिटी का ये प्रैक्टिस सेट्स है, जिसका कि आपका जो कह सकते हैं कि फ़ी है वो आपका 599 रुपीज़ है। लेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालिएगा कैपिटल लेटर में TUTOR50, इस प्रकार से ट्यूटर 50 का कोड डालिएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। कितने में? सिर्फ 299 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट्स को लगाने के बाद आपको इस प्रैक्टिस सेट्स को लेने के बाद आपको जितने सारे डिफेंस के एग्जामिनेशन हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, इन सभी एग्जामिनेशन के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सभी को आपको बनाना है, ताकि क्या हो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जो भी अभी तक नहीं लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है,
तो जो भी अभी तक आप नहीं लिए हैं तो जल्दी से जाकर इस प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और आपको बता दें कि यदि इस प्रैक्टिस सेट्स को लेने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन से पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि आइस क्यूब आर एडेड टू ग्लास ऑफ प्योर वाटर, आइस क्यूब आर एडेड टू ग्लास ऑफ प्योर वाटर एंड ग्लास ऑफ प्योर अल्कोहल, द आइस वुड बी। कहा जा रहा है कि अगर आइस क्यूब को हम क्या करें, आइस क्यूब को हम प्योर वाटर के अंदर क्या करें, उसको डालें और हम क्या करें, उसको प्योर अल्कोहल के अंदर डालें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये ग्लास है दो, एक में पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक में क्या है अल्कोहल भरा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, आइस क्यूब को इसमें डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं आइस क्यूब को, फिर इसमें भी डाल रहे हैं आइस क्यूब को। ये क्या हमारा वाटर है और ये क्या हमारा अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या हमारा वाटर है, ये क्या हमारा अल्कोहल है। फिर कहा जाए क्वेश्चन में, तो आइस क्यूब का क्या होगा, एट हायर लेवल इन वाटर, एट हायर लेवल इन अल्कोहल, एट सेम लेवल इन बोथ, और फ्लोट इन अल्कोहल एंड सिंक इन वाटर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि जो आइस होता है, या देखिए आपको जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे अभी कुछ डेंसिटी के बारे में बताएंगे, आइस की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी और आपके अल्कोहल की डेंसिटी। डेंसिटी आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको कंसेप्ट जो बताएंगे उसको याद रखना है। जो डेंसिटी होता है आपके वाटर का, डेंसिटी होता है वाटर का, वो अप्रोक्स कितना होता है, 1 ग्राम पर ml के आसपास होता है, ठीक है। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ आइस का, डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है वो आपका होता है 0.93 ग्राम पर ml, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी तरह डेंसिटी ऑफ एल्कोहल का, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एल्कोहल ये आपका प्योर अल्कोहल का होता है, प्योर इथेनॉल का, वो कितना होता है 0.79 ग्राम पर ml, ये होता है आपका, ठीक है। आप यहाँ से अगर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है, क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या आपका ग्रेटर देन है किसके, डेंसिटी ऑफ आइस के, ठीक है। एंड साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो क्या आपका ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ एल्कोहल के। तो इस दोनों डेंसिटी को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, तो हमें यहाँ से यह पता चलता है कि अगर डेंसिटी ऑफ वाटर अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा आइस से, तो हमारा आइस जो होगा वो वाटर में फ्लोट करेगा, ठीक है। अगर बात करें डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ एल्कोहल के बारे में, तो डेंसिटी ऑफ आइस हमारा ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ किसके, एल्कोहल से। तो डेंसिटी ऑफ एल्कोहल अगर आपका कम है डेंसिटी ऑफ आइस से, तो हमारा जो आइस होगा वो अल्कोहल में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट हायर लेवल एट वाटर, एट हायर लेवल इन वाटर, वाटर में क्या होगा हायर लेवल पे होगा और अल्कोहल में क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पानी में उच्च स्तर पर होगा। यदि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा था कि डेंसिटी ऑफ ऐसा क्वेश्चन ऐसा लिखा रहा था कि आइस विल सिंक इन कहाँ पे, वाटर एंड फ्लोट इन अल्कोहल, तब हमारा ऑप्शन सही होता है। ये ऑप्शन में अपोजिट लिखा गया है, सो इसका आंसर हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है। अब सिंपल बात देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको इतना नहीं बताते, कंसेप्ट इतना आपको नहीं समझाते, तो आपको ये रट के रखना पड़ता है, ठीक है। और रट के रखना हुआ चीज़ ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है, ठीक है। इसका आंसर हम आपको समझा के बताते हैं, जितना भी छोटा मोटा कंसेप्ट है वो आपको दे देते हैं, ताकि क्या हो, इस तरीके से आपको याद रह सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और वीडियो आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो आप इसे स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे स्लो करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट का प्रिंसिपल क्या होता है, तो बताइए क्या होता है लाइफ जैकेट का प्रिंसिपल। तो लाइफ जैकेट का प्रिंसिपल होता है इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन टू कीप हिम एफ्लोट, यानी कहने मतलब लाइफ जैकेट जो होता है वो क्या करता है, पर्सन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, और वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इस कारण से हमारा क्या होता है, जो पर्सन होता है वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। एक व्यक्ति को बचाए रखने के लिए उसकी मात्रा को बढ़ाता है, यानी उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है। मात्रा मतलब ऐसा नहीं कि आपके मुंह में कुछ ठूस देता है, ऐसे आपका बढ़ जाता है, नहीं, आपके वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आपका जो सरफेस एरिया होता है बाहर का उसको इंक्रीज कर देता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। सो इस कारण से क्या होता है, हमारा जो आदमी होता है वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि मायोपिया इज सेम एज। मायोपिया को हम किसके नाम से भी जानते हैं, तो मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ठीक है, ठीक है। इसे क्या जानते हैं, नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मायोपिया किससे करेक्ट किया जाता है, तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस, ये भी आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। आप सब स्टूडेंट को बता दें, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव का यूज किया जाता है, कन्वेक्स का एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार नेट पे जाके गूगल पे सर्च करके, ठीक है। हालांकि सही होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से करेक्ट कर लीजिएगा। चेक करने में क्या जाता है, एक बार चेक करना सही होता है, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि स्फीयर रोल्स डाउन ऑन 2 इंक्लाइंड प्लेन ऑफ डिफरेंट एंगल बट सेम हाइट इज डज सो। कहा जा रहा है कि एक स्फीयर को रोल किया जा रहा है और 2 इंक्लाइंड प्लेन से ऑफ डिफरेंट एंगल, जिनके की डिफरेंट एंगल है लेकिन हाइट सेम है, जिनके की डिफरेंट एंगल है लेकिन हाइट सेम है। जैसे मान लेते हैं ये थीटा है और ये क्या हमारा, एक सेकेंड, और ये क्या हमारा बताइए, ये हमारा है फाई, यानी एंगल के क्या है, डिफरेंट है। थीटा आपके थीटा नॉट इक्वल टू फाई, थीटा क्या है
अलग है फाई से, यानी थीटा अलग है फाई अलग है, लेकिन इनका जो हाइट है ये क्या है, ये दोनों के लिए एच ही हाइट है। तो कहा जा रहा है कि इट डज सो, यानी इन द सेम टाइम ये जो नीचे गिरेगा, कहा जा रहा है कि द स्फीयर रोल्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ डिफरेंट एंगल बट सेम हाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इट डज सो इन द सेम टाइम with the same speed in the same time but with in the same time with the same speed in the same time with the same kinetic energy। कह रहे कि जब स्फीयर को दोनों को इक्वल हाइट से हम, दो इंक्लाइन प्लेन है जिनके एंगल अलग अलग है लेकिन उनके हाइट सेम है, अगर उस हाइट से क्या करें हम स्फीयर को नीचे गिराए तो हमारा स्फीयर सेम टाइम में गिरेगा, या फिर सेम स्पीड के साथ गिरेगा, या फिर क्या होगा सेम स्पीड और सेम टाइम दोनों होगा, या फिर क्या होगा कह सकते हैं सेम टाइम होगा बट क्या होगा डिफरेंट आपके बट सेम काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी आपके स्फीयर को सेम हाइट से इंक्लाइन करवाते हैं, यदि उनके इंक्लिनेशन अलग भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका जो स्पीड होगा एट द बॉटम पॉइंट वो क्या होगा सेम होगा, स्पीड होगा एट द बॉटम पॉइंट वो क्या होगा सेम होगा। कैसे समझिएगा, देखिएगा वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है ना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कंसेप्ट जरूर पता होगा कि कोई भी बॉडी अगर इस इंक्लाइन से नीचे गिरता है तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लगता है वो क्या होता है आपका जी साइन थीटा। अब उतना आपको हम नहीं दिखाएंगे कि कैसे आता है ये जी साइन थीटा, आप सिंपल याद रखिएगा जब वो नीचे गिरता है तो इधर इंक्लाइन की तरफ उसको जी साइन थीटा का एक्सप्रेशन लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जी साइन थीटा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया। लास्ट का वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू एस। यहाँ पे एस क्या है हमारा, यही एस है, ये क्या है हमारा यही एस है, हम इसको मानते हैं ये एस है, तो 2 इंटू ए इंटू एस हो गया। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू ए कितना है जी साइन थीटा इंटू एस है। आप यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू लगाएंगे इस ट्रायंगल में, अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो हमारा क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे एक सेकंड लगा के दिखाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमने आपको कंसेप्ट बता दिया है, जिस स्टूडेंट को सिर्फ कंसेप्ट चाहिए जिस आंसर चाहिए सिर्फ विद द सेम स्पीड वो आंसर सुन लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, लेकिन जिसको कंसेप्ट सीखना है वो कंसेप्ट भी सीखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे इस ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे तो वो हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन, यानी हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एच है अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लग गया। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू जी इंटू एच अपॉन एस इंटू में एस, तो एस से एस कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2gh। तो वी का वैल्यू क्या हो गया √2gh। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो क्या है आपके थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। यानी देख सकते हैं यहाँ पे √2gh आ रहा है, क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी ये हमारा जो बॉटम स्पीड होता है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। तो थीटा कुछ भी हो जाए हाइट अगर सेम रहेगा, ये हाइट अगर h सेम रहेगा दोनों कंडीशंस के लिए, तो हमारा जो स्पीड होगा एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब आपको ये क्वेश्चंस कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि a vacuum cleaner works on the principle of pressure difference on the moon it will। कहा जा रहा है कि एक वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो आपके प्रेशर डिफरेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, वर्क करता है, तो क्या वो मून पे वर्क करेगा क्या, तो बिल्कुल वो मून पे वर्क नहीं करेगा। क्या करेगा, वो मून पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मून पे वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मून पे जो होते हैं आपके बहुत ही कम और कह सकते हैं बहुत ही ना के बराबर आपके वहाँ पे एटमॉस्फेयर होते हैं, और इसके कारण से क्या होता है वो आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, देखिए वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो क्या करता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर में ये जो पाइप होता है इसके इस यानी लास्ट पॉइंट पर वो क्या करता है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करता है, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर। और यहाँ जो आउटर एटमॉस्फेयर है यहाँ क्या होता है आपका हाई प्रेशर हाई होता है। क्या होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे इसकी इन मोस्ट पॉइंट पे वैक्यूम क्लीनर के इन मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है लो प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू द प्रेशर एट एटमॉस्फेयर, यानी बाहर के प्रेशर से। तो जब बाहर का प्रेशर हाइयर हो जाता है, जब बाहर का प्रेशर हाइयर होता है और यहाँ का प्रेशर कम होता है, तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु जो होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस एयर जो होता है आपका हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ जाएगा, तो यहाँ से क्या होता है हमारा जो डस्ट होता है इस कारण से हमारा इसके अंदर चला जाता है, इस कारण से डस्ट हमारा इसके अंदर चला जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे प्रेशर डिफरेंस के प्रिंसिपल पे हमारा ये वैक्यूम क्लीनर वर्क करता है। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण या फिर बहुत कम एटमॉस्फेयर होने के कारण ऐसे प्रेशर डिफरेंस करना क्रिएट पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, सो इस कारण से ये मून पे वर्क करना छोड़ देगा, यानी ये मून पे वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, एक रबर बॉल को 2 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। टू व्हाट हाइट विल इट राइजेस इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंडिंग। कहा जा रहा है कि देखिए आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एक रबर बॉल को 2 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं ये 2 मीटर का हाइट है और यहाँ से क्या कहा जा रहा है एक रबर बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब कोई काइनेटिक एनर्जी में उनकी लॉस नहीं होगा,
देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और वेलोसिटी, यदि उनके वेलोसिटी और एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा तो रबर बॉल जब हमारा यहाँ पे आएगा तो स्वाभाविक बात है कि वो उछलेगा। जब रबर बॉल नीचे गिरेगा तो वो उछलेगा ना। तो कहा जाता है कि जब वो उछलेगा तो उछल के वो कितने हाइट पर जाएगा, जब वो उछलेगा तो वो उछल के वो कितने हाइट पर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपके रबर बॉल हो वो किसी भी हाइट से गिराए जा रहे हो और उसके वेलोसिटी और उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, तो वो जब रिबाउंड करेगा यानी जब उछलेगा ऊपर की ओर तो वो सेम हाइट पे जाएगा जितना हाइट से उसे गिराया जा रहा है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 मीटर। कैसे होगा, कैसे होगा, अब देखिएगा। सबसे पहले इनिशियली रबर बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी का निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे जी लग रहा होगा। सिंपल सी बात है, जब किसी को आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के यानी अर्थ के कंपेरिजन में फेंका जा रहा है, अर्थ की तरफ फेंका जाता है तो उस पर जी का एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, ये पता है आपको। यहाँ पर हम बात करेंगे, आपने पढ़ा है कि एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। या फिर चलिए ये नहीं लगा सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, ये वाला टाइम नहीं है, वो टाइम मतलब समय हमें नहीं दिया गया है इसमें, ऐसा सोचिएगा। ये वाला टाइम नहीं बताना कि समय नहीं है हमारे पास इसको बताने का, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, हम लगाने वाले हैं वी स्क्वायर। क्या लगाने वाले हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। एक जगह पे जी डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं यहाँ का। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू जी के जी डालने देंगे और एस के जगह पे क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू 4G। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, हमें 4G निकल गया। तो वी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, √4G। ठीक है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसका यूज कर लेंगे हम बाद में। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि बाद में वो जिस हाइट पे चलेगा वो हाइट कितना होगा। तो अब हमारा यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, √4G हो जाएगा। अब जो हमारा इस बॉल का जो नीचे से अब जब रिबाउंड करेगा तो उस रिबाउंड के रिगार्डिंग ये हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले रिबाउंडिंग के फाइनल वेलोसिटी और दूसरे वाले रिबाउंडिंग का वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा v इक्वल टू √4G हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको बता दें कि सीख लीजिए, हमने आपको जो बताया है कंसेप्ट को सीख लीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए वीडियोस, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तभी नहीं समझ में आता तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे जीडी वाले स्टूडेंट होंगे उनको सीखना जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट उनको फिजिक्स में भी पढ़ना है और वहाँ पर ये काम आता है। ठीक है, तो ये आपके पेपर नंबर 2 में भी पूछा जा सकता है जीडी वालों के लिए, तो परेशान नहीं होना है और अच्छे से सीखना है इसको। ठीक है, एक बार 2 बार देखना है, बिल्कुल सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे वाले कंडीशन के लिए। तो अब क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अब -2GS लगेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, सो जी का वैल्यू माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे जब आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो जब आपको पता होगा कि जब भी मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो उस समय मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 होता है, हमने आपको पहले भी बताया है। यदि आपने प्रीवियस बैचेस के काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखिएगा, हमने अच्छे से सिखाया है कि फाइनल एट द मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, एट द मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2GS। ये क्या आपका यू स्क्वायर का वैल्यू यही ना है, तो ये आपका हो जाएगा 4G इक्वल टू 2G। यहाँ पे h है ना, h के जब हम h डाल देते हैं तो ये 2G से ये आपका 2 टाइम्स कट गया, तो यहाँ से हमें h का वैल्यू कितना निकल गया, 2 मीटर निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल हाइट है यानी दूसरे कंडीशन में रिबाउंडिंग का जो हाइट है वो भी कितना है, 2 मीटर है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको ये तरीका होता है इसको निकालने का, लेकिन आप सिंपल याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जब भी कोई काइनेटिक एनर्जी और आपके वेलोसिटी में लॉस नहीं होगा तो जितना हाइट से वो गिराया जाएगा तो रिबाउंडिंग के समय भी वो उतना ही हाइट जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि हु इनिशिएटेड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में किसने बताया था, तो सिंपल बात है, आप सभी को पता है कि केप्लर्स लॉ है। केप्लर्स लॉ के रिगार्डिंग 3 लॉ है प्लैनेटरी मोशंस के रिगार्डिंग, तो उसको किसने दिया था, तो केप्लर्स ने दिया था। तो जोनासन केप्लर्स क्या है, जोहेनेस केप्लर, जोहेनेस केप्लर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 केप्लर याद रखिएगा, जोहेनेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 10th क्वेश्चन। नंबर 10th लिखा जा रहा है कि द रेडिएंट एनर्जी हैविंग लोएस्ट एनर्जी इज। ठीक है, इनमें से किसका एनर्जी जो है वो आपका वो सबसे लोएस्ट एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें जो माइक्रोवेव रेडिएशन होते हैं इनका सबसे क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4th, ऑप्शन नंबर 4th। देखिए आपको बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब आपका स्पेक्ट्रम स्प्लिट किया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक MEGNETIC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब स्प्लिट किया जाता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलते हैं। तो हम आपको यहाँ पे हायर एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी के बारे में आपको बता देते हैं। सो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर दिए गए होंगे ये आपके हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी होंगे। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे काम आएगा हायर एनर्जी टू क्या आपका लोअर एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी। अब लिखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो हाई एनर्जी होता है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गामा के बारे में, GA। चलिए मार्कर चेंज करके लिख देते हैं। चलिए गामा सबसे पहले GA
डबल एम ए गामा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, गामा रेज है। फिर उसका दूसरा क्या है, एक्स रेज। फिर तीसरा क्या है, यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। फिर चौथा क्या है आपका, विजुअल लिखिएगा, विजुअल रेज या फिर विजुअल लाइट लिख सकते हैं। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट। फिर क्या लिखिएगा, माइक्रोवेव्स। और लास्ट में क्या लिखिएगा, एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। ये आप याद करके रखिएगा। ये आप क्या है, आपके ऑर्डर है हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर रेडियो वेव्स दिया रहता है तो हम रेडियो वेव्स कौन सा लगाते हैं, ना कि माइक्रोवेव्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे लोएस्ट वाला हमारा माइक्रोवेव्स, यहाँ पे ऑप्शन में ही सबसे माइक्रोवेव्स दिया जा रहा है जो कि सबसे लोएस्ट में है, तो इसका आंसर हमारा आंसर होगा माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो चलिए, ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताया है। ये वीडियोस भले ही थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके के कंसेप्ट हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। नहीं सीखे होंगे, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, दोबारा दिखिएगा, उसके बाद समझ नहीं आता है तब फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।